नमस्कार साथियों, इस संवाद श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हमारे बीच लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय नगर के समाजशास्त्र विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अध्यापनरत और समाज विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय अकादमिक हस्तक्षेप रखने वाले डॉक्टर दीनबंधु तिवारी जी हैं। बनारस में रहते हुए साहित्य, समाज और संस्कृति के सवाल से लंबा जुड़ाव और इस क्रम में नवजागरण, अंग्रेजी राज, आधुनिकता और लोकतंत्र के प्रश्न व समाज शास्त्र विषय से जुड़े होने के कारण भारत में ग्रामीण नेतृत्व को भारतीय संदर्भ में जानने परखने की वैचारिक पहल और सामुदायिक भागीदारी के विस्तार की गंभीर कोशिश में सदैव हिस्सेदारी रखने का आपका प्रयास रहा है। आपके लगभग 40 से 45 गंभीर शोध पत्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्त्री, दलित, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता और जातीय उत्पीड़न जैसे प्रश्नों और विभिन्न समसामयिक सवालों पर दैनिक समाचार पत्रों में 80 से 85 लेख, टिप्पणियां प्रकाशित हुई हैं और यह सिलसिला अनवरत जारी है। आपने भाषा, समाज, संस्कृति के विभिन्न परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर एक तरफ कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राहुल सांकृत्यायन के बहाने हिंदी समाज की जागृति पर बात की, तो दूसरी तरफ धर्म और समाज पुस्तक के बहाने धर्म के सवाल को उन्माद और धर्मांतरण की बहस से निकालकर सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता के सवाल को व्यापक बहस का नया संदर्भ भी दिया। आप पिछले 1.5 दशक से चुनाव और लोकतंत्र के सवाल पर इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर समाज, राजनीति और संस्कृति के चलताऊ मुहावरे के मुकाबले बहुत तार्किक और समाज सापेक्ष यथार्थता युक्त बहस करते रहे हैं। इसीलिए यह बहस दिलचस्प भी है और सीखने योग्य भी। भूमंडलीकरण और उदारवाद की वैचारिकता के दौर में आपने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और लोहिया जी को भारतीय ज्ञान चेतना का केंद्र मानते हुए नई वैचारिकी, सामाजिकी गढ़ने की कोशिश की है। नवजागरण और आधुनिकता के सवाल पर बात करते हुए आप बहस को अकादमिक दायरे से निकालकर दलित, आदिवासी और उनके जनजातीय जीवन के दुख, दर्द और विस्थापन को भी समझाते हैं और उसके लिए अकादमिक स्पेस बनाते हैं। इस कोशिश के केंद्र में हैं गांधी जी और शायद गांधी जी के बहाने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जन पक्षधर मूल्यबोध भी। आज के दौर में गांधी की तलाश एक तरह से आधुनिक भारत की मूल्य चेतना की ही पहचान है। आज का गांधी विषयक व्याख्यान उस विचार की ही बानगी है। निसंदेह आज सर के माध्यम से गांधी जी को हमें और अधिक समझने का अवसर मिल रहा है। सर, स्वागत है आपका इस लाइव उद्बोधन के लिए। धन्यवाद अंशु जी। आज आपने हमें मौका दिया है अपने स्टेज पर बोलने के लिए और हम आज एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि यह दौर एक ऐसा दौर कहेंगे कि गांधी जी के 150 जयंती के 150 साल पूरे होने का अवसर है और आप गांधी जी पर एक ऐसा विमर्श चलाने का संकल्प लिया है और इस सिलसिले में आज मैं गांधी जी पर कुछ बातचीत जो करूंगा वह विषय अगर देखें तो उस विषय को हम आजादी, गांधी जी और सत्य हिंसा की अग्नि परीक्षा, ऐसा विषय हमने इसके लिए चुना है और शायद इसलिए इस विषय को चुना कि आज का जो समय है उसमें फिर से गांधी की प्रासंगिकता को हम देख सकें। तो आज उस विमर्श की कड़ी में मेरी भी एक छोटी सी पहल है
तो अगर वास्तव में देखा जाए तो विश्व भर की राजनीति में जहाँ एक समय कल छपट ईर्ष्या द्वेष चालबाजी धोखेबाजी मक्कारी का वातावरण बना हुआ था, ऐसे समय में जब महात्मा गांधी जब ब्रिटेन से पढ़कर आते हैं और एक सामान्य आदमी की तरह उन्हें भी अपने रोजगार की जरूरत होती है और वो साउथ अफ्रीका एक मुस्लिम व्यापारी के माध्यम से जाते हैं और उनका काम करने के लिए, तो वहां जाने पर वो क्या देखते हैं और उनके साथ क्या घटनाएं घटती हैं, वही वहीं से वो मूल चीज निकल कर आती है पूरी दुनिया में, जिसे गांधी ने एक अपना हथियार बनाया उस लड़ाई को लड़ने का। और जिस तरह का शोषण हमारे वहाँ भारत के मजदूरों का, अफ्रीका के मूल निवासियों का अंग्रेज कर रहे थे, उस स्थिति को गांधी ने देखा। खुद गांधी के साथ जो दो एक घटनाएं घटी वो भी उसमें कारण रही, जिसे उनको स्टेशन पर फर्स्ट क्लास के डिब्बे से निकाल करके बाहर प्लेटफार्म पर फेंक देना, या एक बार इजलास में जब वो जाते हैं तो उनकी पगड़ी उतारने की बात की जाती है, जो गुजराती पगड़ी वो वहाँ की एक संस्कृति की एक अपनी पहचान, सांस्कृतिक पहचान हुआ करती थी। तो हम जो है ये देखते हैं कि गांधी अपने ऐसे वहाँ की जो विडम्बनाएं थी उसको वो देख करके और अपनी लड़ाई शुरू करते हैं, और वो अपनी जो मूल रोजी रोजगार की जो चीज थी उससे दूर और गहराई से उस आंदोलन से जुड़ते हैं, और उस आंदोलन के लिए जो हथियार बनाते हैं वो सत्य और अहिंसा को बनाते हैं, और सत्य अहिंसा के इस हथियार से वहाँ जो भी लड़ाई लड़ते हैं। इसके बाद वो भारत आते हैं और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मूल जो वक्तव्य होगा वह आगे फोकस होगा। तो भारत जब आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ की स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। और दूसरी तरफ मैं एक बात यहाँ ये रखना चाहूंगा कि अंग्रेज जो है भारत में उस दौर में जब गांधी आते हैं तो उस दौर में एक ऐसी योजना बना चुके रहते हैं, और वो शायद 1857 से ही शुरू हो चुकी रहती है, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी जिसके अगुआ मंगल पांडे हुआ करते थे, यानी उस विद्रोह की अगुवाई करने वाले, उस क्रांति से अंग्रेज हिल गए थे और वो लोग भारत को एक इस रूप में देखना नहीं चाहते थे। और उनकी एक योजना जो बनी थी वो ये बनी थी कि हम जो है इस देश को बांट करके अपनी राजनीति या अपना जो कुछ मकसद है वो पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने बांटना शुरू कर दिया था, और उस बांटने के ही क्रम में उनकी सारी योजनाएं इस देश में चल रही थी। गांधी उसी समय आते हैं, और अंग्रेजों की जो नीयत है उसको मैं यहाँ मैं कोट करना वो चाहूंगा कि अंग्रेज क्या सोचते थे भारत के बारे में। कि अंग्रेज की देश या आजादी की लड़ाई जिस तरह से चल रही थी, हालांकि ये बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि अंग्रेज जो है सबसे पहला एक उदाहरण मैं दूंगा कि एक बार कलकत्ता के पूर्व विशप जे वेल्डन, जिन्होंने 1915 में अपने एक वक्तव्य में कहा था कि मौजूदा समय में आने वाले वक्त के लिए भी भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत एक अकल्पनीय घटना हो। यह विचार कि उसे किसी स्वदेशी सरकार या सरकारों द्वारा बदल दिया जाए, यह एक अराजक स्वप्न है। जैसे ही आखिरी ब्रिटिश सिपाही बम्बई या कराची के बंदरगाह से रवाना होगा, हिंदुस्तान परस्पर विरोधी धार्मिक और नस्ली समूहों के लोगों की लड़ाई का अखाड़ा बन जाएगा। इसके साथ ही ग्रेट ब्रिटेन ने जो धीरे धीरे लेकिन जिस ठोस रूप से यहाँ एक शांति प्रिय प्रदर्शित सभ्यता की नींव रखी है वो रातों रात खत्म हो जाएगी। यह वक्तव्य है जी वेल्डन का, जो कलकत्ता के पूर्व बिशप हुआ करते थे। इससे एक बात पकड़ में आती है कि वह हमें आजादी के बाद ये जानते थे कि यह देश, यहाँ के लोग एक अराजक नस्ली समूहों के झुंड हैं और उनको वो आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे,
उनका ये विचार था और अपने को सभ्य और शांतिप्रिय प्रगतिशील मानते थे। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेज किस तरह हमारे देश को अंदर अंदर बांट कर, इसे खोखला बनाकर, इसे टुकड़ों टुकड़ों में करके जाना चाहते थे। अब मैं एक दूसरा उदाहरण बाद के दिनों का देना चाहता हूं। ये 1915 का उदाहरण था जिसको मैंने आपके सामने रखा। अब दूसरा उदाहरण है जो आजादी के दौरान का है, ठीक जब आजादी मिलने का समय आया था। तो एक फिलिप जिगलर है जो लॉर्ड माउंटबेटन के जीवनीकार हैं। वो अपने उनकी जीवनी में एक जगह लिखते हैं कि एक बार जब सिद्धांत के तौर पर मुल्क का बंटवारा स्वीकार कर लिया गया तो यह अनिवार्य था कि सांप्रदायिक भावना बड़ी तेजी से फैलती। सत्ता हस्तांतरण में जितना वक्त लगता उतना ही ज्यादा तनाव और हिंसा फैलती। आज पंजाब में आग लगी हुई है, कला को बंगाल, हैदराबाद, देश के उस विशाल हिस्से में हिंसा फैल जाती जहां हिंदू मुस्लिम साथ रहते। बंटवारे में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 लाख है, जो 20 लाख भी हो सकती थी। इनके कहने का मतलब है कि लॉर्ड माउंटबेटन को ये स्थापित कर रहे हैं। और एक तीसरा उदाहरण है जो इनके विरुद्ध फिलिप जिगलर की बातों को काटते हुए, उनसे असहमति प्रकट करते हुए एंड्रयू रॉबर्ट्स ने लॉर्ड माउंटबेटन की कड़ी आलोचना करते हुए अपने एक जगह उन्होंने लिखा है कि जब कभी भी सख्त फैसला लेने की घड़ी आई तो माउंटबेटन ने बेतुका फैसला लिया। उन्होंने सांप्रदायिक संघर्षों को प्रभावशाली तरीके से कुचलने में कोताही बरती। सबसे अहम बात तो यह थी कि पंजाब सीमा बल में जरूरत से कम जवान आवंटित किए गए और उसे हवाई छतरी तक मुहैया नहीं कराई गई। रॉबर्ट्स कहते हैं कि हड़बड़ी में हिंदुस्तान से वापस जाने के फैसले की वजह से कम लोगों की तुलना में अधिक लोगों की मौतें हुई। अब सवाल यह है कि हमने उपरोक्त ये जो 3 उदाहरण दिए हैं वो मात्र इसलिए शुरू में हमने रख दिए हैं कि महात्मा गांधी एक ऐसे समय में यहाँ आते हैं और अंग्रेजों की नीयत उस समय सही नहीं रहती है। इस देश को बांटने की नीयत रहती है और बांट करके वो इस देश पर राज करना चाहते थे और जाते जाते इसे इस रूप में नहीं देखना चाहते थे, वो चाहते थे इसे छिन्न भिन्न करने का। तो इन उदाहरणों में खास करके ये जो बिशप विल्डन का जो मत था वो ये बताता है कि अंग्रेजों की नीयत कैसी है, और ये मत 1915 में उनका आता है। और वहीं पर जब फिलिप जिगलर लॉर्ड माउंटबेटन को स्थापित करते हैं तो उनकी जगह पर रॉबर्ट एंड्रयूज जो एक कहते हैं कि तटस्थ बात करते हुए कहते हैं कि नहीं, इनके ये अगर समय पर निर्णय सही लिए होते तो बंटवारे के समय जहां पर जितनी फोर्स लगानी चाहिए उससे वो दंगे को रोका जा सकता था। इनका ये मकसद है। अब मैं आता हूं अपनी उस मूल बात पर कि जब गांधी जी इस देश में आते हैं तो गांधी जी का जो पहला जो कदम होता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो आप जानते हैं कि गांधी जब 15 में आ जाते हैं, 1917 में चंपारण का आंदोलन, मेरा कहने का सिर्फ आशय है कि गांधी ने जिस सत्य और अहिंसा की सत्य अहिंसा के रास्ते से अपनी लड़ाई को लड़ा था वो वास्तव में वो कैसी चीज थी दुनिया के लिए का एक जो है आश्चर्यजनक चीज है, जो वो आश्चर्य इसलिए पैदा करती है लोगों को कि जहाँ छल छद्म और कई छल कपट की वातावरण दुनिया में था, वैसे समय में गांधी पर संशय की दृष्टि से लोग देखते थे कि ये औजार राजनीति में चलेगा क्या, ऐसा उन लोगों को शंका होती थी। तो उन्होंने चूंकि अफ्रीका में ये प्रयोग कर चुके थे तो ये 1917 में चंपारण का आंदोलन, जिसमें एक लंबे समय तक चंपारण में रह करके गांधी जी ने और वहाँ के किसानों की वो लड़ाई लड़ी जिसमें बहुत सी बाधाएं अंग्रेज अधिकारियों द्वारा पहुंचाई गई, और उन लोगों के लाख प्रयास के बावजूद गांधी जी
सफल रहे और चंपारण में किसानों के साथ एक हद तक न्याय दिलाने में वो कामयाब हुए। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि वो गांधी जो है अहमदाबाद के मिल मजदूरों की लड़ाई में शामिल होते हैं और उन मिल मजदूरों की लड़ाई में शामिल होकर और उन्हें भी न्याय दिलाने में सफलता हासिल करते हैं। उन मालिकों से सीधे बात करते हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं और उनके उस हक को वो दिलाते हैं। फिर 1920 का जो आंदोलन उनका है वो असहयोग आंदोलन, जो ऐतिहासिक आंदोलन है और वो सत्य हिंसा के ही रास्ते पर लड़ा जाने वाला आंदोलन है, जो एक लंबे समय तक चलता है। लेकिन 1922 आते आते चौरी चौरा कांड के बाद उस आंदोलन को उन्हें वापस लेना पड़ जाता है। वो वापस ले लेते हैं, जिसके चलते पूरे कांग्रेस संगठन में और एक बहस छिड़ती है और बहुत से लोग उनके विरोध में भी चले जाते हैं। एक गरम दल के नौजवानों का समूह इस बात को पसंद नहीं करता है, लेकिन पूरी दुनिया में जो संदेश जाता है वो जाता है कि ये एक ऐसा आदमी है जो अपने सत्य और अहिंसा के रास्ते के लिए अपनी इस लड़ाई को वापस ले लेता है, क्योंकि उस पर वो खरोंच आने नहीं देता है। वो सत्य और वो अपने साध्य और साधन दोनों का जो है एक संतुलन बनाकर चलता है। तो ये सब चीजें गांधी जी देश में नहीं पूरी दुनिया में संदेश देने में कामयाब हो रहे थे उन दिनों। तो 1920 का आंदोलन सहयोग आंदोलन ऐसा था। फिर उसके बाद उनका अगला आंदोलन आता है 1930 में, और 1930 का जो आंदोलन है वो आता है जब वो एक कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें एक पूर्ण प्रस्ताव पास होता है और वो होता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में ये पास किया जाता है कि हम एक अब देशव्यापी एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करेंगे और जिसमें जिसकी रूपरेखा को गांधी जी ने तैयार किया और गांधी जी उस कुजंग इंडिया में लिखते भी हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत को राष्ट्रीय झंडा फहरा करके किया जाएगा, ढोल नगाड़ा पीट करके इसकी को प्रचारित किया जाएगा। साथ में हम कुछ बचे हुए समय में रचनात्मक कार्य भी करेंगे, जैसे चरखा चलाना, अछूतों की सेवा करना, हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल देना, ये सामाजिक समरसता पर बल देना इत्यादि इन विषयों को उन्होंने शामिल किया था। तो इसे हम ये देखते हैं कि ये जो सारा पक्ष है वो 30 के आंदोलन में शामिल है और 30 के आंदोलन में शामिल है। तो इसी के ठीक आगे एक आंदोलन जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो इस 1930 में ही आता है और उसके उत्तरार्ध में, मतलब इस प्रस्ताव के पास होने के ठीक बाद आता है। गांधी जी एक दिन अपने आश्रम में वो सोचते हैं कि एक चिट्ठी लिखते हैं अंग्रेज उस समय के अधिकारी को कि आप हमारी ये कुछ किसानों की समस्याएं हैं और किसान बहुत कमजोर स्थिति में, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम अपना आंदोलन करेंगे। और उन्होंने नमक कानून तोड़ने की बात उसमें की थी, क्योंकि उन्होंने जिस प्रतीक को चुना था वो नमक, वो इसलिए चुना था क्योंकि गरीबों के घर में वो नमक जो है हर घर में नमक वो प्रयोग में लाया जाता था और वो नमक अंग्रेज वो एक कानून के तहत कि आप उसी को ले सकते हैं, डायरेक्ट समुद्र से वो नहीं ले सकते हैं, वो गैर कानूनी चीज है। तो इसको उन्होंने अपने आंदोलन का मुद्दा बनाया था। तो नाम रखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनय सहित हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कितनी सत्य हिंसा के प्रति उनकी वो प्रतिबद्धता थी। और वो अंग्रेज अधिकारी इस बात को नहीं मानता है, जवाब उनको विरुद्ध प्रतिकूल मिलता है और इस प्रतिकूलता के कारण उन्होंने मजबूर होकर के एक दिन आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ निकल पड़ते हैं और
वो दांडी मार्च जिसे कहते हैं हम, और दांडी यात्रा पर निकलते हैं और वो वहां पहुंच जाते हैं। दांडी पहुंचने के बाद वो 78 की जो संख्या है वो हजारों में पहुंच चुकी रहती है उनके पीछे, और जाते हैं समुद्र में, एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और हाथ से प्रतीक रूप में एक आह्वान करते हैं कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे। और इसके बाद अंग्रेज सरकार घबराती है और वहां से वो लौट आते हैं और पूरे देश में इसकी एक दुंदुभी बच जाती है। उधर लोग जो है नमक कानून को तोड़ने की और एक शुरुआत मानते हैं, और गांधी जब आते हैं और इसको लंबे इस आंदोलन को और विस्तृत रूप से फैलाने की जब योजना बना रहे होते हैं, तो उनको एक दिन अचानक जो है उस जगह पर रात को 12 बजे के बाद, आधी रात के बाद उन्हें अंग्रेज अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचता, गिरफ्तार कर लेता है और वो उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जिस दिन आंदोलन की तारीख तय होती है और जो रूपरेखा बनाई जा चुकी होती है उसको लोग मानते नहीं हैं। गांधी जी जेल में होते हैं और वह आंदोलन फिर से एक बार वो भड़क उठता है और फिर से सरोजिनी नायडू और मणिलाल गांधी के नेतृत्व में खास करके वह जनता जाती है वहां पर, और तारों बैरिकेटिंग लगी हुई है और वो कांटेदार तारों की बैरिकेटिंग लगी हुई है। वहां वो लोग जाते हैं और अंदर प्रवेश कर उस नमक कानून को तोड़ने के लिए, और बिल्कुल निहत्थ थे, बिल्कुल जिनके ऊपर लाठियां पुलिस बरसाना शुरू करती है, उस लाठियों से लगी चोट को अपने हाथों से बचाने की भी कोशिश नहीं करते और लाठी खाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लहूलुहान होकर गिर जाते हैं, बहुत से लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। और इस आंदोलन पर अलग से विस्तार से बात की जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एक चित्र उसमें ऐसे हैं। तो मैं तो अपने इस बातचीत के दौरान उसको सिर्फ कोट करने के लिए ये मैं बातें रख रहा हूँ कि अंग्रेज के जो मनोभाव थे वो कितने भारत के प्रति खराब थे, और उन लोगों के सामने एक ऐसा बुढ़ा आदमी जो पड़ा था, वो जो उनका जो भ्रम था कि हम सत्य और शांति कहते हैं कि सभ्य और शिक्षित हैं और हम समाज को ऐसा ही बनाना चाहते हैं, इस भ्रम को गांधी ने तोड़ दिया था। क्योंकि गांधी जी ने जिस सभ्यता की ये जो सभ्यता का पैमाना सामने रखा था, शायद विश्व में आज उससे बड़ा कोई पैमाना नहीं है। और उसी समय गांधी ने अंग्रेजों के सामने, क्योंकि वो तोप और बारूद, लाठी और गोली लेकर खड़े थे, उसके सामने वो एक अहिंसा का रास्ता दिखाकर और अपनी लड़ाई अंजाम तक पहुंचाकर एक संदेश देने में कामयाब हुए थे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का काल रहा है। और ठीक इसी के बाद जब वो जेल में ही रहते हैं और इस तरह से जनता, जो लाखों की संख्या में उस समय जनता गिरफ्तार हुई थी, मैं इसलिए उस बात को रोक देना चाहता हूँ कि मेरा टाइम उसमें जाएगा। वो लाखों की संख्या में जनता को जेल में बंद करना पड़ा था अंग्रेजों के अधिकारियों, क्योंकि तसला लेकर जिसके पास जो बर्तन था समुद्र में नमक उठाना, अपना नमक बनाने का आंदोलन पहुंच गया था और उसमें लोग घायल भी हुए थे, जेल में भी गए थे। फिर गांधी जी जब जेल में ही है, उसी दौर में 1932 में समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ कि भारत के लिए ब्रिटिश संविधान में पूर्व की भांति हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। और साथ में एक नई चीज उन्होंने उसमें पढ़ा कि अछूतों के लिए भी अर्थात दलित जातियों के लिए भी एक पृथक निर्वाचन की तैयारी की गई है। अतः गांधी जी ने एक पत्र लिख करके, उस समय गांधी जी ने एक पत्र लिख करके और वो कहा कि ये ऐसा कानून, अंग्रेज अधिकारी के पास उन्होंने पत्र लिखा कि हमने सुना है इस तरह के कानून तो दलित जातियों के पृथक निर्वाचन के लिए, है ना, ऐसा अगर किया जाएगा तो ये बहुत हमारे लिए हानिकारक होगा।
जहाँ तक हिंदू जाति का संबंध है वो पृथक निर्वाचन, उसका अंगोच्छेदन और विच्छेद कहा जाएगा। इसलिए यदि सरकार अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन को जन्म देने का निश्चय करती है तो मुझे आमरण उपवास पर जाना पड़ेगा। और यह गांधी जी ये जब लिख करके और चिट्ठी भेजते हैं तो उसे अंग्रेज अधिकारी वो गंभीरता से नहीं लेते हैं, कि उसको ये मानते हैं कि वो धमकी दे रहे हैं। और उपवास पर जाने की बात गांधी जी का कहना, ये सब चूंकि नया नया प्रयोग भारत में हो रहा था, इसलिए वो उनका आकलन बहुत छोटे पैमाने पर कर लिया करते थे। और वो इस चीज को वो जिस समय की बात है तो ये सूचना पा करके यह अंग्रेज उस पर विचार करेंगे ऐसा उम्मीद करके उन्होंने लिखा था। लेकिन इसी बीच 17 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रोजर मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन के पक्ष में ब्रिटेन के निर्णय की घोषणा कर दी। और जब घोषणा कर दी तो गांधी जी ने जो अपनी चिट्ठी में ये कह रखा था कि मैं आमरण उपवास पर चला जाऊंगा, तो उन्होंने ऐसा ही किया। उस जेल में 20 सितंबर को वो आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा तो की थी और बैठ जाते हैं। गांधी जी आमरण अनशन पर जब बैठ जाते हैं तो आगे ये सब दृश्य जो सामने आया वो ये आया कि गांधी जी ने पहले से ही इस आंदोलन को जो रचनात्मक स्वरूप देने की जो बात की थी वो उसके शायद उसके पीछे यही बात थी जिसको अंग्रेज बांटना चाहते थे। इस दूरदर्शी थे गांधी, जैसे हिंदू मुस्लिम को उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल की बात तो की ही थी, वो पहले से चल रही थी। लेकिन जो अम्बेडकर भी उसे चूंकि अंदर अंदर मान गए थे अंग्रेजों की उस बात को, इसीलिए वो अलग निर्वाचक मंडल की तैयारी किए थे। और गांधी जी पहले से अपने आंदोलन के इस कार्यक्रम में अछूत समस्या पर बातचीत करने की लोगों को प्रेरित कर रहे थे। अपने कांग्रेस संगठन के जो कार्यकर्ता थे, जिसमें कि बहुत से लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते थे उस समय, गांधी एक तरह से अलग और अकेला और वो जिस तरह की बारीक समस्याओं के भीतर से वो जूझते हुए अगुवाई कर रहे थे वो शायद बहुत टिपिकल थी। और जब वो जेल में आमरण अनशन पर बैठते हैं तो वो गांधी जी के अनशन पर बैठते हैं तो वहाँ जो लोग कांग्रेस के अन्य नेतागण है, जिसमें शत्रु जयकर, सर चुन्नीलाल मेहता, राज गोपालाचार्य, दर्शात दास बिरला, राजेंद्र प्रसाद, शोषण दास ठाकुर इत्यादि, उसमें दलित प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर सोलंकी और डॉक्टर स्वयं अम्बेडकर को भी बुलाया गया। और एक बिरला भवन में, मुंबई के बिरला भवन में एक बैठक होती है जब गांधी जी जेल में आमरण अनशन पर वो जाते हैं। और उस बैठक में विभिन्न कोणों पर बातचीत होती है और वो उस बातचीत का जो नतीजा होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है ये कि वो उसमें अन्य जो नेतागण होते हैं वो अम्बेडकर से जो वार्ता होती है उसे गांधी जी के जेल में संदेश देते हैं और गांधी जी की बात को आकर अम्बेडकर को संदेश देते हैं। और दोनों के बीच जब एक संतुलन बन जाता है तो फिर अम्बेडकर सहित वो सभी लोग जेल में जाते हैं और एक साथ बैठकर उसको अमली जामा पहनाने की बात होती है। तो अम्बेडकर यह जो समझौता होता है कि हम अलग निर्वाचक मंडल इस देश में नहीं होगा बल्कि ये पूरा एक साथ होगा और उसके बदले में वही आरक्षित सीटें जो प्रस्तावित, गांधी ने बल्कि अच्छी सीट संख्या दी, बढ़ चढ़ कर दी, जो अंग्रेज जितना अलग निर्वाचक मंडल में निर्धारित किए थे उससे अधिक सीटें जो आज भी इसमें जो संसद और विधानसभाओं में है उसे आप जान लीजिए कि यही सीटें उसी समय तय हुई थी कि इतनी सीटें आपको दी जाएंगी। और अम्बेडकर कुछ अपनी शर्तों के साथ इस मांग को, इस समझौते को मान गए थे और गांधी जी से वह समझौता अम्बेडकर का हुआ था जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और पूना पैक्ट का अथवा यरवदा समझौता के नाम दोनों से यह हम दोनों को इस रूप में जानते हैं। तो ये
इसके लिए मैं एक उदाहरण कही देना चाहूंगा कि इस समझौते के बाद गांधी जी के सद्भावनापूर्ण रुख की सराहना करते हुए 25 सितंबर 1932 को बंबई के एक सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि जब मैं उनसे मिला तो मुझे आश्चर्य हुआ, और महान आश्चर्य हुआ कि मेरे और उनके बीच कितनी मेल खाने वाली बातें थीं। वास्तव में जब भी कोई विवाद उनके सामने गया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वह व्यक्ति जो गोलमेज वार्ता में मेरे विचारों से इतना अधिक मतभेद रखता था, वह तुरंत मेरी हिमायत करने लगा, दूसरे पक्ष का नहीं। मैं महात्मा जी का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी स्थिति से बचा लिया जो बहुत कठिन हो सकती थी। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि अम्बेडकर के इस वक्तव्य में, और यह वक्तव्य एक भरे सम्मेलन में और जनसभा के बीच उन्होंने किया है, और यह वक्तव्य यह तो स्पष्ट करते ही हैं कि गांधी जी पूरे देश को एक सूत्र और एक धारा में बांधने के लिए सभी न्यायोचित मांगों को मान लेने के पक्ष में थे, उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने के पक्ष में थे। शायद इसीलिए भारतीय राजनीति की एक ऐसी धुरी थे जहां अंततः लोगों के बीच वो सारे मतभेद एक स्तर पर आकर दूर हो जाया करते थे। और ये कहें कि अगर दूसरी कड़ी जो हमारे देश में बनती थी जिसे अंग्रेज बांटना चाहते थे, वो थी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के नेता थे जिन्ना, जिनकी ओर गांधी जी का ध्यान गया। और गांधी जी यहाँ भी चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाए तो भारत की स्वाधीनता की पूरी बाजी हम एक छतरी के नीचे जीत जाएंगे। राजगोपालाचारी के सहयोग से गांधी जी ने 17 जुलाई को ही जिन्ना को पत्र लिखा जिसमें आपसी बातचीत का सुझाव इस प्रकार दिया गया था कि गांधी और जिन्ना के बीच में वो उस भूमिका को लेकर एक लंबी बातचीत हुई थी, और वो 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में हुई थी, लेकिन वो बात निर्णायक स्तर तक नहीं पहुंची, वो बीच में ही टूट गई। तो मैं एक लुई फिशर जो जीवनी गांधी जी की जीवनी जिन्होंने लिखा है, अमेरिकी पत्रकार, गांधी जी की जीवनी लिखा है लुई फिशर ने। उन्हीं के शब्दों में हम ये कहना चाहेंगे कि गांधी जी का सुझाव था कि मुस्लिम बहुल इलाके में बलूचिस्तान, सिंध, सीमांत प्रांत में, बंगाल, असम तथा पंजाब के हिस्सों में भारत से अलग होने के बारे में एक मत ले लिया जाए। अगर अलग होने के पक्ष में अधिक मत आए तो यह करार कर लिया जाए कि भारत में आजाद होने के बाद एक दूसरा राज्य बना दिया जाए। किंतु वहीं जिन्ना इस बात से असहमति जाहिर करते हैं और कहते हैं अपनी बात रखते हुए कि सिर्फ मुस्लिम आबादी का ही मत लिया जाए, जबकि गांधी कहते हैं कि नहीं, उन मुस्लिम बहुल इलाकों की पूरी आबादी का मत लिया जाए। और इस बात को लेकर दोनों के बीच वो क्या कहते हैं, वार्ता का क्रम टूट जाता है। गांधी के प्रस्ताव को वो 3 बार नहीं कहकर खारिज कर देते हैं जिन्ना, और जिन्ना के उस प्रस्ताव को कि सिर्फ मुस्लिम आबादी ही अपना मत देगी, इसे स्वाभाविक था कि गांधी जी भी नहीं मान सकते थे। तो दरअसल जिन्ना अंग्रेजों के भारत में रहते ही एक विभाजन चाहते थे, ऐसा उसमें ये झलक मिलती है। उस समय जिन्ना अंग्रेज वो पूना क्या कहते हैं कि जो जिस समय वो गए थे लंदन, जिस वार्ता में, गोलमेज वार्ता में, उस समय से वो वहीं पर रुक गए थे और वहीं से ये सारी बातें लंदन से ही हो रही थी। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो गोलमेज वार्ता के दौरान से ही वहाँ वो रुक गए थे, और वो किसी भी तरह से चाहते थे कि अंग्रेजों के रहते ही ये विभाजन हो जाए।
इस पर ये जो वार्ता का क्रम था उस पर लुई फिशर की टिप्पणी मैं यहाँ देना चाहूंगा, जो कहते हैं कि गांधी और जिन्ना पर जो टिप्पणी है उनकी, उनका कहना है कि धर्म विहीन जिन्ना एक धार्मिक राज्य बनाना चाहते थे और पूर्णतया धार्मिक गांधी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार जो समझ है वो देखने में आती है कि लुई फिशर जैसा पत्रकार कितने कम शब्दों में इस बात को रखता है, क्योंकि वास्तव में जिन्ना बहुत ही पढ़े लिखे और एक आधुनिक सोच के व्यक्ति थे जो धार्मिक नेता के रूप में कन्वर्ट हो गए थे अचानक। और गांधी पूर्ण रूप से धार्मिक थे, लेकिन सभी को लेकर चलने के लिए वो सेकुलरिज्म के रास्ते तक आगे बढ़ते गए और सबको जोड़कर लेकर चलने की बात करते रहे। तो इस तरह से ये साफ दिखता है कि एक उसमें एक महत्वाकांक्षा की बू आती है। तो ब्रिटिश हुकूमत 1946 में देश के अंदर एक ऐसी सरकार का गठन चाह रही थी जो आगे चलकर मिसाल नहीं होगी, किंतु एक कामकाजी सरकार की भूमिका निभाएगी। और इसी कड़ी में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि लॉर्ड बेबल ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से अपने अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी, और जो लिस्ट मांगी उस पर जिन्ना ने इस तरह के सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। फिर 12 अगस्त 46 को बेबल ने नेहरू को सरकार बनाने का कार्यभार सौंपा और नेहरू से लिस्ट मांगा। तो नेहरू ने जिन प्रतिनिधियों के नाम बेबल को सौंपे थे उसमें 6 कांग्रेस के हिंदू, 1 ईसाई, 1 सिख, 1 पारसी, 1 हरिजन तथा 2 मुस्लिम लोग उसमें शामिल थे। और यह अलग बात है कि बाद में जिन्ना ने भी 5 नाम दिए थे, जिसमें 1 दलित, 4 मुस्लिम, परंतु उसके बावजूद वो 16 अगस्त को जिस दिन ये प्रस्ताव वो दिया था उन्होंने, तो मुस्लिम लीग इस कार्यक्रम का सीधी विरोध का कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, यानी कि उसे विरोध दिवस के रूप में वो मनाया इस सरकार के गठन पर। और 2 सितंबर को नेहरू, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने अपनी लिस्ट दे दी थी और वह अंतरिम सरकार बन गई 2 सितंबर को, और जिन्ना ने उस तारीख को मातम दिवस के रूप में मनाया। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से ये देश में खतरनाक स्थितियां जो अंग्रेजों के मंसूबे थे वो फलते फूलते दिखाई देने लगे थे, और एक उससे देश में दंगे की एक आग भड़कती हुई दिखाई देती है। और कलकत्ता शहर के अलावा कलकत्ता से जुड़े हुए ग्रामीण इलाकों में वह आग फैल जाती है। गांधी जी से अंदर से हिल जाते हैं। गांधी जी 2 सितंबर को ही नेहरू के नाम एक पत्र लिखते हैं, एक लंबा चौड़ा पत्र, जिसमें उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति इशारा करते हैं और अपने गंभीर राय देते हैं। वे उस दिन दिल्ली में स्थित एक दलित बस्ती में बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि इस देश का क्या होगा, और उस सितंबर माह से एक दंगे की जो चिंगारी भड़क गई थी वो फैलते फैलते अक्टूबर माह तक वो बहुत भयानक रूप ले चुकी थी। और आप सभी जानते हैं कि पूर्वी बंगाल के जो नोआखाली इलाका था और उस वहाँ का टिपरा एक देहाती इलाका था, वहाँ तक भयानक दंगे का एक वो भयानक दंगे की आग लपट वो जल रही थी। ऐसी स्थिति में गांधी से नहीं रहा गया और वो देख करके कि अब तो देश का सत्यानाश होगा, और वो सोचकर गांधी हड़बड़ी में निर्णय करते हैं कि मुझे वहां जाना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि गांधी आज का कोई भी नेता इस तरह के बलवा में, इस तरह के दंगे में प्रशासन जहाँ पर अपनी भूमिका निभा सकता है। तो मैंने जो कोट किया था 3 वक्तव्य जो अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज लेखकों से जुड़े हुए थे, और उन तीनों कोट को आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से पुलिस बल की तैयारी कम की गई थी। तो वहां पर गांधी वो पहुंचते हैं
और कलकत्ता होते हुए कलकत्ता में सबसे पहले वो जाते हैं, गवर्नर से मिलते हैं और वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री सोहरावर्दी से मिलते हैं और उन दोनों से मिलकर दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं। कलकत्ता में एक शांति बहाल करने की पहल करते हैं और वो फिर वहाँ से नोआखाली निकल जाते हैं, जहाँ बहुत बल्कि ये कहिए कि अमानवीय घटनाएं घट चुकी रहती हैं। वहाँ 80% मुस्लिम आबादी है, 20% हिंदू आबादी, और इस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में भी और बाद में चल के बिहार में भी कुछ दंगे की वो लपट बढ़ रही थी, जहां पर उन्होंने नेहरू और एक टीम को भेज रखा था गांधी ने। लेकिन गांधी जब नोआखेली जाते हैं तो वो 50 गांवों का दौरा करते हैं और उन लोगों को वो बल देते हैं जो वहां पर जितनी हत्याएं हो चुकी रहती हैं, जो परिवार सहमे हुए होते हैं, जो डरे हुए होते हैं, और उस आबादी के बीच में, उस चिरते हुए भीड़ के बीच अपनी पूरी एक टीम के साथ हो जाते हैं और घूमते हैं और सबसे अपील करते हैं। और उस अपील में गांधी जी को जो सामना करना पड़ता है वो दोनों बातें, दोनों तरह की, समर्थक भी दिखते हैं मुस्लिम समुदाय में, तो वहीं उनके विरोध में भी बोली बोलने वाले, आवाज उठाने वाले वो दिखते हैं। तो मैं एक वो ये कहना चाहूंगा कि जो नोआखाली में जब वो गए हैं तो उन्होंने ये देखा कि उनके साथ एक लड़की है अल्तुतमस, और वो जो है वो कहती है, एक जगह उस टीम को कई टीम गांधी बनाते हैं और कई टीमों में उस लड़की एक मुस्लिम आबादी वाले उस गांव में जाती है जहां हिंदुओं की बहुत ज्यादा कत्लेआम हुई रहती है, और उसके साथ गांव में जब अपनी यात्रा करती है तो वो देखकर दहल जाती है और मुस्लिम लोगों से वो मुस्लिम लड़की है वो कहती है कि आपने यह क्या किया है, और वो कहती है कि अगर हमें आप वो अगर चाहते हैं, और वो अनशन पर बैठती है और उस अनशन पर बैठने के दौर में वो अपील करती है कि अगर आप लोग हमारे जीवन चाहते हैं तो हमें वो तलवार सुपुर्द करिए जिससे आपने ये सब जघन्य कृत्य किए हैं। वो प्रतीकात्मक रूप से कहती है कि अपने उस हथियार को सौंप दीजिए। तो वो सभी लोग वो हिल जाते हैं, उसके पास बैठते हैं, लेकिन वो दंगे को रोकने में वो थोड़ी सफलता अर्जित करती है और कहती है कि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, मैं यहीं पर अपना आमरण अनशन करके मृत्यु को वर्ण करूंगी, लेकिन आप जब तक ये हमको आश्वासन नहीं देते हैं कि अपने हथियार हमें सौंप दीजिए। तो फिर इस बीच सूचना मिलती है, महात्मा गांधी भी उस गांव में आ जाते हैं जो किसी दूसरे गांव में दौरा कर रहे होते हैं, और आते हैं तो गांधी जी एक रास्ता निकालते हैं कि हथियार जब लोग नहीं ला पाते हैं तो कहते हैं ठीक है, आप हमें लिख कर आश्वासन दे दीजिए और आप प्यार से रहिए एक दूसरे के साथ। और तो उस शपथ भरवाते हैं गांधी, और अपनी इस तरह की जो कई टुकड़े जो पूरे फैलाए हैं नोआखाली के अंदर, वो कहते हैं कि आप सब भाई भाई के रूप में रहिए, और एक दूसरे का वो इलाज करवाते हैं। जो दंगे में भाग लिए लोग रहते हैं उनसे वो चोटिल लोगों का इलाज करने की प्रेरणा देना, ये गांधी के बस का था। और उस तरह के कई वर्कर उनके साथ जुड़ते चले गए जो चोटिल थे और दूसरे से जान लेने के ऊपर उतारू थे, वो एक दूसरे का इलाज करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से महात्मा गांधी की का यह जो प्रसंग है उस गांव का, तो उस लड़की के अनशन को तोड़वाते हैं और वो कहते हैं कि आप सब मिलकर रहिए। फिर गांधी निकल जाते हैं दूसरे गांव के लिए, तो वो कहते हैं कि एक मुस्लिम नारियलों के पेड़ के झुंड से वो गुजर रहे हैं, और गुजरते हुए वहाँ क्या देख रहे हैं, पोस्टर लगा हुआ है कि बिहार को याद करो। क्यों? वो कह रहे हैं कि बिहार का दंगा भी हुआ है। फिर कहते हैं तुरंत पिपरा छोड़कर चले आओ, आपको बार बार चेतावनी दी जा रही है लेकिन आप घर घर घूमने पर तुले हैं, भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए।
आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जाइए, आपका पाखंड हम सहन नहीं करेंगे। और इस तरह के वो नारे लिखकर टांगे हुए हैं। तो महात्मा गांधी ऐसे समय में भी अपने धैर्य को नहीं खोते हैं। और इन दोनों घटनाओं को अगर आप देख लें, एक तरफ जहाँ पर मुस्लिम आबादी उनके व्यवहार से, उस मुस्लिम लड़की के व्यवहार से, उनकी पूरी टीम के व्यवहार से जो एक तरह से हृदय परिवर्तन होता है उसका, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भी टुकड़ी है मुस्लिम की जो उनको इस तरह के नारे से संबोधन करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी को एक विपरीत परिस्थिति में वो सद्भावना यात्रा वो करते हैं। शायद वो जिस तरह की शांति चाहते हैं और वह शांति वहाँ के बहुत से लोग नहीं होने देना चाहते हैं, इसमें ये झलक दिखाई देती है। और 2 मार्च को वो 2 मार्च तक वहाँ पर वो लंबे समय तक, महीनों उस नोआखाली में वो रहते हैं और इस तरह के वातावरण वो तैयार करते हैं। और जब उनको ये पता चलता है कि बिहार में ऐसी स्थिति है, तो बिहार के लोगों से वहीं एक अपील भेजते हैं कि क्या हम माने कि बिहार के वही लोग जो मेरे कभी जो है जिनसे गर्व मैं करता था, वो बिहार के लोग मेरे सर नीचा कर देंगे और मेरा सिर शर्म से झुक जाएगा, ये मैं कभी नहीं जानता था। हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर इस तरह का व्यवहार करें जिससे हमारे भारत का गर्व से मस्तक ऊंचा रहे। इस तरह की अपील भेजते हैं और वो 2 मार्च को नोआखाली से बिहार के लिए चल भी देते हैं। हालांकि पहले से बिहार में एक टीम है जो काम कर रही है, गांधी जी के उस अपील को लोगों में प्रचारित कर रही है और बिहार में शांति का वातावरण बनाने में, जिसमें नेहरू भी संभवतः नेहरू जी भी हैं। और इस बीच एक घटना घटती है और लंदन में एक सम्मेलन होता है जिसमें नेहरू, जिन्ना, बलदेव सिंह और लियाकत अली विमान से लंदन जाते हैं और उस बैठक में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वह बैठक निराश करने वाली साबित होती है। और वो क्या होती है? वो ये होती है कि गांधी जी द्वारा जो किया गया प्रयास है उसमें विफल दिखाई देता है। लॉर्ड माउंटबेटन के बीच जो गांधी जी से बातचीत होती है और उसमें जो निर्णय हुआ रहता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन वो रहस्य खोलते हैं, कहते हैं कि हम तो वो संयुक्त भारत चाहते थे, लेकिन जिद पर जीना अड़े रहे और देश का विभाजन ही एकमात्र रास्ता बचा है। ऐसा उस मीटिंग में ये बात अंग्रेज अधिकारी लंदन में बैठ के तय कर लेते हैं और ये गांधी के लिए सिर पर पहाड़ गिरने जैसा, पत्थर पड़ने जैसा, पानी पड़ने जैसा ये घटना होती है। तो ये घटनाएं देश में विभाजन के लिए एक बैकग्राउंड जो तैयार हो रहा था, उसके पीछे अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति, जिसको मैं बार बार यहाँ इस वक्तव्य में रेखांकित और उभार करके लाना चाहता हूँ कि उन्हीं की वजह से यह देश कैसे बिखर गया। क्योंकि ये देश एक समय गांधी जी जो चाहते थे, वो जिसको कि वो कभी भी वो नहीं चाहते थे कि यह देश विभाजित हो, लेकिन 46 से ये दंगे की शुरुआत होते होते ये 3 जून 47 की घटना है जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपना अनुमोदन कर देती है कि यह देश अब जब भी आजाद होगा वो 2 भागों में बंट जाएगा। अब इस बात को गांधी जी अपनी अनुमोदन नहीं देते हैं और वो शायद कभी नहीं दिए और लास्ट तक नहीं दिए। लोकसभा में लॉर्ड माउंटबेटन और नई दिल्ली में आकाशवाणी से विभाजन के इस योजना की घोषणा करते हैं, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन भारत में उस समय, और एक बात और बता दें कि वेगले की जगह अचानक लॉर्ड माउंटबेटन को भी लाया जाता है भारत में। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
क्योंकि वेबले शायद उतने काबिल उनको प्रतिनिधि नहीं लग रहे थे अंग्रेजों के, तो वो उनको मार्च अप्रैल के महीने में वो बीच में ही लॉर्ड माउंटबेटन को ला दिया जाता है। इसी पद पर जो वेबले अपनी भूमिका निभा रहे थे, 46 की जो सरकार बनवा रहे थे, अब वो 47 में लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ज्यादा अंग्रेज की जो योजना थी उसको साकार करेंगे, और वो योजना क्या थी आप सब समझ सकते हैं कि इस देश के विभाजन की, और इसको गांधी अपना अनुमोदन कभी नहीं दिए। उन्होंने कहा कि भले ही इसको और लोग मान लेंगे, लेकिन मैं अपना कभी भी अनुमोदन नहीं दूंगा, और मैं उस आजादी के उसमें जश्न में शामिल भी नहीं होऊंगा। इस विभाजन की रूपरेखा में महत्वपूर्ण बात यह थी कि बंगाल, पंजाब और असम, इन 3 प्रांतों के विभाजन का भी प्रस्ताव था, और ये प्रस्ताव बहुत ही खतरनाक था। उसमें निश्चित था कि एक ही प्रांत का 2-2 हिस्सा होना था, कि कुछ पाकिस्तान में जाएगा, कुछ भारत में रहेगा, और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यह बंटवारा एक शरीर को आरी से चीरने जैसा था, जिसमें ब्लड निकलेगा। और उस बीच में फिर से एक बार यह जो हमारे देश की जनता थी उसमें पीसने वाली थी, और गांधी इस चीज को समझते थे। तो मैं गांधी जी का एक वक्तव्य यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा, जिसे बहुत दुखी हुए थे। और गांधी ने कहा था कि 32 वर्ष के काम का शर्मनाक अंत हो रहा है। 15 अगस्त 47 को भारत स्वाधीन होने वाला था, परंतु यह एक रूखी राजनीतिक व्यवस्था थी, यह आजादी का खोखा छिलका था। यह दुखांत विजय थी जिसमें सेना खुद अपने सेनापति को हराते हुए पाई गई। गांधी जी ने घोषणा की कि मैं 15 अगस्त को समारोह में भाग नहीं ले सकता, और यह कोट लुई फिशर ने अपने गांधी की जीवनी में किया है। ज्ञातव्य हो कि ब्रिटेन में बैठी ब्रिटिश सरकार एवं वक्त पर लॉर्ड वेबले को हटा करके भारत में 47 में माउंटबेटन को इसी उद्देश्य से शायद भेजा था। अर्थात हम पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को किस लिए भेजा गया। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश को जाते जाते तहस नहस देखना चाहती थी। वो अभी एक सफेदपोश अपराधी की शक्ल में वो मैदान में उतर चुके थे, परंतु गांधी एक ऐसा योद्धा उनके सामने पड़ गया था जिसके सामने सभ्यता और शांति की दुहाई देकर पार पाना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि गांधी जी इस विभाजन के निर्णय से अत्यंत दुखी हो गए थे। देश में पुनः दंगों की शुरुआत न हो, इस अंदेशा से गांधी जी अपनी तैयारी शुरू कर दिए, और उन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त को हम शामिल नहीं होंगे। तो गांधी 9 अगस्त को ही दिल्ली से और कलकत्ता पहुंच गए, और वो जानते थे कि यहाँ की स्थिति क्या होने वाली है। और जो कलकत्ता पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, और वो गांधी जी पहुंचकर वहाँ सोहरावर्दी से मिलते हैं, गवर्नर से मिलते हैं, और पूरे कलकत्ता में घूम घूम कर एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश करते हैं कि वो आग फैलने न पाए, जिसका अंदेशा था। और इधर 15 अगस्त को के आज़ादी की जो वो घोषणा होती है, तो 9 अगस्त से और 15 अगस्त के बीच ही पंजाब सहित, जो पंजाब मतलब जो पाकिस्तान का बंटवारा वाला पंजाब था और बंगाल था, और तो उन दोनों में एक तरफ तो गांधी आ चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत अधिक हिंसा हुई थी पंजाब के इलाके में। और गांधी यहाँ घूम घूम कर लोगों में एक जागृति पैदा कर रहे थे। फिर भी एक घटना उनके साथ घटती है। 31 अगस्त को गांधी एक मुस्लिम परिवार के घर में सोए रहते हैं, और रात में कुछ उपद्रवी उस घर को घेर लेते हैं, खिड़की दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, और जो ही ईंटें और पत्थर फेंकने लगते हैं। तब तक वहाँ सोहरावर्दी और उनके साथ जो
वो जो टीम रहती थी उस टीम के कुछ सदस्य जो बाहर निकलते हैं, लोगों को चुप कराते हैं, तब तक गांधी पर वो हमले तेज रहते हैं। गांधी जी आवाज सुनते ही वो निकल आते हैं खुद बाहर, और वो भी हाथ जोड़कर वो पूछते हैं कि क्या बात है। संभवतः वो अभी किसी एक नवयुवक के सिर पर पट्टी बंधी हुई देख ली थी और उनको लगा कि ये एक तरफ सौहार्द का वातावरण बना रहे हैं, दूसरी तरफ इनको ये चोट कैसे लगी है, और इसलिए शायद वो गांधी पर हमले रात में करते हैं। इस तरह से वहाँ पुलिस भी आ जाती है और कुछ कांग्रेस की जो उनके साथ जो टीम है गांधी के, और सोहरावर्दी जो उनके साथ इस कार्य में अपना सहयोग करते हैं, उन सभी लोगों के हस्तक्षेप से भीड़ को हटाया जाता है और वो उनको यह एक संदेश दिया जाता है कि ये गलतफहमी है आप लोगों को। लेकिन गांधी जी को तुरंत ये बात क्लिक करती है कि यह तो किसी भी तरह से हमारे अपील का कोई असर नहीं दिख रहा है। गांधी जी तुरंत घोषणा करते हैं अगले दिन से आमरण अनशन पर जाने की, और 1 सितंबर को वो घोषणा कर देते हैं और 2 सितंबर की शाम को रात में 8:15 पर वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और इस तरह से आमरण अनशन पर बैठ जाने के बाद पूरे कलकत्ता में एक संदेश चला जाता है कि गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। और जिस उद्देश्य से गांधी वहां पर बैठे रहते हैं वो उद्देश्य यही होता है कि लोगों में एक संदेश चला जाए, और यह सिलसिला शुरू हो जाता है। गांधी जी के कुछ जो शुभचिंतक थे और उनके जो मित्र थे वो कहते हैं कि अगर आपकी जान चली जाएगी तो हिंसा और फैल जाएगी। गांधी जी का उत्तर क्या है आप सुनिए। गांधी जी कहते हैं कि कम से कम मैं उस दिन को देखने के लिए जिंदा तो नहीं रहूंगा, मैं अपने प्रयास में पीछे कभी नहीं हटूंगा। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कम से कम मैं नहीं तो रहूंगा देखने के लिए, ऐसा वो कहते हैं, दंगा फैल जाए, लेकिन जिंदा अपने प्राणों की बाजी लगाकर मैं इस दंगे को इस आग को रोकना चाहता हूं। इसलिए वो जिद पर अनशन पर बैठे रह जाते हैं। 4 सितंबर तक पूरे कलकत्ता में जगह जगह सभी धर्मों से जुड़े लोग, नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी, ये सभी जुटते हैं। शांति सद्भावना के जो संदेश पहुंचने लगते हैं गांधी को, जो सभी जगहों से आश्वासन मिलने लगते हैं, एक पॉजिटिव संकेत कह सकते हैं, वो मिलता है। और वो इस तरह का संकेत होता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, ऐसी बातें आने लगती हैं। लेकिन गांधी जी उन नेताओं, संगठनों के और विभिन्न धर्म के प्रतिनिधियों से वो कहते हैं कि हमें आप एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके दीजिए कि ऐसा कभी नहीं होगा, और हम मिलकर इस सद्भावना का वातावरण बनाएंगे। और इस प्रकार गांधी जी की बातों को लोग मानते हैं। और 4 सितंबर को वो 9:45 बजे 73 घंटों का उपवास वो अपना वो तोड़ते हैं सोहरावर्दी के हाथों उन नींबू का शरबत पी करके, और इस उम्मीद के साथ तोड़ते हैं कि हम फिर से ऐसी स्थिति बहाल करेंगे। ऐसा जनता की ओर से आश्वासन है और लिखित आश्वासन है। अब इस घटना पर आप ध्यान दीजिए कि जो टिप्पणी आती है सबसे पहले वो लॉर्ड माउंटबेटन की टिप्पणी आती है, और वो त्वरित टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ये जब दूसरे दिन अखबार में छपता है कि गांधी ने पूरे इस बलवा को, इस दंगे की आग को शांति करने में एक सफलता पाई है, तो लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि पंजाब में काम कर रहे 50,000 फौज के जवानों की तुलना में एक निहत्था आदमी ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। और दूसरी तरफ इससे भी आश्चर्यजनक, दूसरी तरफ से तो एक अंग्रेजी का अखबार है स्टेटमेंट्स, जो गांधी का हमेशा विरोध करने पर ही उतारू हुआ करता था, और उसकी तरफ से जो अपना जो वक्तव्य आता है जो छपा हुआ है अखबार में, उसमें लिखा है, अखबार लिखता है कि काफी लंबे समय से
काफी लंबे समय के बाद उपवास के सबसे मशहूर प्रयोगकर्ता के तौर पर हम गांधी को समझने में नाकामयाब रहे, लेकिन हमारी निगाह में राजनीतिक इस अपने लंबे समय के राजनीतिक जीवन में महात्मा ने शायद इतनी सादगीपूर्ण ढंग से एक पवित्र उद्देश्य के लिए उपवास का प्रयोग इसके पहले नहीं किया था। नहीं आम जनमानस में इसके तत्काल भरपूर प्रभाव और इसके संदेश का किसी ने आकलन किया था। हमारा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दो वक्तव्य में जानबूझ करके यहाँ कोट किया, दोनों टिप्पणियां यह बताती हैं कि महात्मा गांधी का मिशन एक निहत्था वन मैन आर्मी की तरह था, जिसका प्रभाव जनता में जबरदस्त था। एक अखबार यह स्वीकार करता है कि हम इस महात्मा के जनमानस में प्रभाव को आंकने में ही असफल रहे अब तक। जितने दिनों से वो अखबार वो अपना काम कर रहा था, वहीं दूसरे तरफ वो अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन ये कहते हुए पाए जाते हैं कि 50,000 सैनिकों पर एक सादगी भरा व्यक्तित्व का प्रभाव जनमानस को नियंत्रित करने में भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। गांधी अंग्रेज सरकार की नीति को भांप कर ही अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, और जब वो मूल्यों की लड़ाई नहीं हारना चाहते थे तो निश्चित था कि वो नहीं हारने के लिए ही लड़ रहे थे। 7 सितंबर 1947 को गांधी जी पंजाब की आग को शांत करने के मिशन में कलकत्ता से दिल्ली होकर और पंजाब के लिए चल देते हैं, और कुछ दिल्ली में उनको जब पड़ाव डालते हैं, रुकते हैं, तो देखते हैं कि दिल्ली की हालत भी ये ठीक नहीं लगती है और वहां उन्हें रुकना पड़ जाता है। जब गांधी जी दिल्ली में रुकते हैं तो देखते हैं कि यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग, वहाँ के कारोबारी, दस्तकार, तांगे वाले, कूली राजधानी की कुछ प्राकृतिक रूप से सुरक्षित जगहों में शरण ले रखी है। राजधानी के मुसलमानों ने शहर के बीचों बीच में स्थित मजबूर दीवारों वाले पुराना किला हुमायूं के मकबरे में जान बचाने के लिए अपनी शरण ले रखी थी। सिर्फ पुराना किला और हुमायूं के मकबरे में जान बचाने के लिए शरण लेने का मतलब ये था कि वो अपने को सुरक्षित अपनी सुरक्षित जान को लेकर अंदर वो हो गए थे। और ये चीज मैं इसलिए यहाँ रखना चाहता हूँ कि गांधी जी वहाँ पंजाब का दौरा स्थगित कर देते हैं और वो दिल्ली में ही अब अपने एक योजना के तहत अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, सद्भावना यात्रा। और इस सद्भावना यात्रा में वो घूम घूम कर अस्पताल में, शरणार्थी शिविरों में वो पीड़ितों को सांत्वना देते हैं और हिंदुओं सिखों के बीच भी जाते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आप भूल जाएं कि आप मुसलमान को यहाँ जो नहीं रहने देने की बात भूल जाइए, और ये इस तरह की भावना को आप उभरने न दीजिए, लोगों में एक माहौल बनाइए। लेकिन गांधी के साथ ये गांधी का विश्वास ही था कि जो जनता एक जानवर के शक्ल में एक हिंसक भीड़ के रूप में उभर कर सामने आ गई थी, वह जनता धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। और कुछ लोगों की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत अधिक लोग उनके शांति बहाल की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनके साथ हो जाते हैं। और देखते देखते हिंदुओं और सिखों के विरुद्ध मुसलमानों से भी अपील करने की बात वो दोहराते हैं कि जो हिंदुओं और सिखों के विरुद्ध हिंसा पाकिस्तान में हो रही है उसके लिए वो पंजाब जाकर के अपील करेंगे, लेकिन वो ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ हमें कामयाब करेंगे, यहाँ पर आप मुस्लिम लोगों के साथ व्यवहार ठीक करेंगे, उनके खिलाफ हिंसा बंद करेंगे। तो ये गांधी की अपील जो थी, खास करके एक जगह वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं से भी वो अलग से कहते हैं कि इशारा करके कहते हैं कि अगर वे ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में गए हिंदुओं, खासकर मुसलमानों के रहने का कोई हक नहीं है, अगर वो मुसलमानों को यहाँ रहना है तो उन्हें हिंदुओं के गुलाम बनकर रहना होगा,
तो ये वो हिंदुत्व का नुकसान कर रहे हैं, ऐसा गांधी जी कहते हैं। माने गांधी जी हिंदुत्व का जो हृदय है उसे वो कहते हैं कि हमारा हृदय बहुत लचीला है और हम एक सहृदयता के साथ और एक बड़े मूल्य के साथ हम सबको अपनाएंगे और साथ रहेंगे। और गांधी जी अपने वक्तव्यों के माध्यम से शायद ये कहना चाहते थे कि धर्म को की आत्मा ही अगर मर जाएगी, बदले की भावना में एक दूसरे की हम लोगों की हत्या करने पर उतर जाएंगे, तो यह कैसा समाज बनेगा। गांधी जी लगभग 9 सितंबर से लगातार 4-5 महीनों तक दिल्ली के अंदर घूम घूम कर यह सब काम वो कर रहे थे और एक संदेश वो दे रहे थे। गांधी जी अंततः इस मारकाट एवं खूनी संघर्ष को हमेशा हमेशा के लिए विराम देने के लिए जब देखते हैं कि ये चीजें नहीं ठीक से हल हो रही हैं, तो 13 जनवरी से आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं। लोगों में आश्चर्यजनक ढंग से एक चकित कर देने वाला फैसला कि गांधी जी ने 13 जनवरी से आमरण अनशन की घोषणा कर दी है, ये बात फैल जाती है। और वो घोषणा ही नहीं करते हैं बल्कि वो अनशन पर वो बैठ भी जाते हैं। और इस तरह वो अनशन शायद इसलिए करते हैं कि वो पाकिस्तान तक, पूरी दुनिया तक कुछ संदेश देना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान में भी हिंदुओं और सिखों का भारी कत्लेआम हुआ था, इस बात को वो जानते थे। इसे लेकर गांधी जी से बहुत से सवाल भी किए गए थे। गांधी जी अपने प्रार्थना प्रवचनों के माध्यम से वो सवाल के जवाब भी देते हुए पूरी दुनिया को एक संदेश देने में सफल भी रहे थे। तो गांधी जी प्रार्थना सभा के दौरान ही हिंदू मुस्लिम फसाद को लेकर जो सवाल आ रहे थे, उन सवालों की कड़ी में ही अपने अनशन के तीसरे दिन 15 जनवरी को एक बार अपने प्रवचन में कहते हैं कि अभी कराची में क्या हो गया, बेगुनाह सिख मार दिए गए, जायदाद लूट ली गई। अब सुनता हूँ कि गुजरात में भी कुछ हो गया। बेचारे बन्नू से यहाँ का लोग आ रहे थे, वो सभी शरणार्थी थे, वहां से वो जान बचाने के लिए भाग रहे थे, यहाँ आने के लिए रास्ते में काट डाले गए। ये बयान गांधी के हैं प्रार्थना प्रवचन में। और वो कहा कि वो है पाकिस्तान में जो घटना घट रही है उस पर वो बयान दे रहे हैं और वो जो अपने को उस पर दुख प्रकट कर रहे हैं। गांधी जी चेतावनी देते हुए कहते हैं और कि मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि आपके नाम से पाकिस्तान में अगर ऐसा बनता रहे तो पीछे हिंदुस्तान के लोग कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। मेरी तरह 100 आदमी भी अगर उपवास करेंगे तो शायद यह नहीं रुक सकता। ये वक्तव्य है गांधी के, जो जाहिर सी बात है कि अनशन के दौरान ऐसे दृश्य सामने आते हैं। एक तरफ तो भूखा अनशन कर रहे हैं गांधी, दूसरी तरफ दिल्ली में सवाल आ रहे हैं गांधी के पास और उन सवालों का वो जवाब देते हैं, प्रार्थना सभाओं में प्रवचन करते हैं, पूरी दुनिया को वो संदेश जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांधी जी उस सत्य हिंसा के रास्ते से कौन सी अग्नि परीक्षा दे रहे थे, मेरा इशारा ईश्वर है। और आप सब समझ सकते हैं कि उसी उद्देश्य से मैं इस प्रसंग को यहाँ इस वक्तव्य में शामिल किया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अनशन के दौरान जितने भी दृश्य आते रहे वो कितने पीड़ादायक और द्वंद्व को झेलने वाले थे। पाकिस्तान के लोगों तक यह संदेश देने में गांधी कोई कोताही नहीं बरतते हैं। गांधी जी के आमरण अनशन की खबर जो चारों ओर फैल चुकी थी उसका असर पड़ा और पाकिस्तान में भी इसका असर पड़ा। और पाकिस्तान का एक दृष्टांत भी मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा कि पाकिस्तान में उन दिनों मिर्जुला सारा भाई लाहौर में रह रही थी। उन्होंने पाकिस्तान में हो रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को हवाला देते हुए गांधी जी को टेलीफोन से एक खबर देती हैं और कहती हैं कि सब मुसलमान मुझसे पूछते हैं, अफसर भी पूछते हैं, गांधी जी जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं ना, तो पूछो कि क्या हमको बताएंगे कि वे हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब ऐसी सूचना गांधी जी को मिलती है तो गांधी जी को कितना एक पॉजिटिव संदेश और अच्छा लगता है। और वो उस आवश्यक सूचना को पाकिस्तान के लोगों द्वारा जो यहाँ पहुंची है, स्वयं गांधी
संभवतः टेलीफोन से एक दूसरी सूचना भिजवाते हैं और उसमें वो कहते हैं कि अगर आप इस यज्ञ में हिस्सा लेना ही चाहते हो तो सभी भाई बहन बन जाओ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बैर भाव के बदले प्रेम भाव से रहो। कहने से नहीं बनता, करने से बनता। पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं वे अगर ऐसे रहें तो इसका असर इधर भी होगा। ये गांधी के वक्तव्य हैं जो पाकिस्तान को दिए गए संदेश में दिखाई देते हैं। गांधी जी के अनशन का जो व्यापक प्रभाव हो चुका था, जनता में यह बात फैल चुकी थी गांधी जी की जान जाने वाली है। गांधी जी के अनशन का 5वां दिन आते आते जनता भड़क उठती है और अपने नेताओं पर दबाव बनाना शुरू करती है, अपने प्रतिनिधियों पर, सरकार पर कि अनशन टूटना चाहिए। गांधी जी को अनशन तोड़ने के लिए जो भी शर्तें थी उसे मानने के लिए जनता दबाव बनाती है कि मौखिक नहीं बल्कि लिखित शर्त है तो उसे आप लोग मान लीजिए। और 18 जनवरी को सभी संगठन और नेताओं की मिलकर एक बैठक होती है, मसौदा तैयार होता है। उसमें मुख्य रूप से जो मसौदे में जो बातें तय होती हैं जो गांधी जी के पास लेकर बाद में लोग पहुंचते हैं, वो मसौदे में वो कि कभी हम नहीं लड़ेंगे, आपस में भाईचारा बनाकर रहेंगे, अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, हिंदू या सिख जो मुसलमान का कब्जा किए हैं वो सब कुछ वापस कर देंगे, जो बाहर चले गए हैं उन्हें हम फिर बुला लेंगे। इत्यादि बातें उसमें शामिल होती हैं जिसे गांधी जी उस तरह की बात उनके सामने रख चुके रहते हैं। और इस मसौदे पर हस्ताक्षर करने वालों में मुख्य रूप से सभी संगठनों के लोग, कांग्रेस के तो रहते ही हैं, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सिख संगठन के लोग, मुसलमान प्रतिनिधि, शरणार्थियों के प्रतिनिधि और अधिकारी सभी शामिल हैं। 18 जनवरी को 11 बजे तक अनशन स्थल पर इस मसौदे के साथ जो लोग उपस्थित होते हैं, राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले उन पूरी बातों को गांधी जी के सामने रखते हैं और इस शपथ पत्र को जिस पर पूरे हस्ताक्षर किए गए हैं वो पढ़कर सुनाते भी हैं और कहते हैं कि ये सभी लोग अब ऐसी उम्मीद लेकर आए हैं कि आप अपना उपवास तोड़ देंगे। गांधी जी इसके उत्तर में धीमे स्वर से कहते हैं कि यह मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन आप सबके दिल में अगर ऐसी बात न हो तो इसे निकम्मा समझिए। इस मसौदे का मतलब है कि आप दिल्ली को सुरक्षित रखेंगे और बाहर चाहे जितनी भी आग जले उसकी आप परवाह नहीं करेंगे, तो ये बड़ी गलती करेंगे और मैं भी उपवास छोड़कर तब मूर्खता करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि इलाहाबाद में क्या हुआ सो तो आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, और न पढ़ा हो तो पढ़िए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा भी समझौते में शामिल है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर यहाँ के लिए वे समझौते में शामिल हैं, दूसरी जगह के लिए नहीं, तो यह बड़ी दगी होगी। मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में आजकल ऐसी दगी बहुत चलती है। ये गांधी जी कहते हैं उन सभी प्रतिनिधियों से जो हिंदू और सिख प्रतिनिधियों का नेतृत्व कर रहे होते हैं, और उनका इशारा है कि आप इस पर गहराई से अमल करिए। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी अपनी सभी बातें कह देते हैं। वो अपने भीतर की उन कमजोर कड़ियों को जानते थे कि जनता पागल जानवर क्यों बनी है, नीचे से ऊपर तक उस कड़ी को वो जानते थे। ऊपर की कड़ी अंग्रेज थे जिनको वो गांधी सबसे पहले समझ लिए थे। जिन लोगों ने इस देश को हिंसा के तांडव के रूप में तब्दील किया था या उसकी व्यूह रचना की थी, उसको वो अंग्रेज को मानते थे। नीचे की कड़ी वो पागल भीड़ को मानते थे और जो जानवर का रूप ले चुकी थी। साथ में बीच की कड़ी में कुछ हिंदूवादी और मुस्लिमवादी संगठन थे जिन्होंने अंग्रेजों की सोच को आगे बढ़ाया था। और अतः गांधी जी इन सबको संदेश देने में एक सफलता पाते हैं और प्रतिज्ञा का अर्थ भी समझाते हैं कि आप प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है। और उस प्रतिज्ञा यहाँ समिति के दो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के वक्तव्य जो गांधी के सामने आत्मस्वीकृति करते हैं, मैं उद्धृत करना चाहूंगा। दो प्रतिनिधि को इसलिए कि बहुत ज्यादा चीजों को करने की जरूरत नहीं। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक प्रतिनिधि थे हरिश्चंद्र। वो क्या बोलते हैं, हम सब आपके सामने शपथ लेते हैं कि
आपकी आज्ञा का पूरा पालन करेंगे। आपके अनशन से घर घर रोना मच गया है। हम शपथ लेकर कहते हैं कि पूर्ण शांति रहेगी। ठीक वहीं सिखों के प्रतिनिधि हरभजन सिंह बोलते हैं कि आज गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है। मैं गुरुद्वारे से आ रहा हूँ, वहाँ आपके लिए प्रार्थना की गई है, वहाँ सबको आपका संदेश सुनाया गया है। मुझे ऐसा कोई सिख नहीं मिला जो मुसलमानों को मारना चाहता है, और बल्कि सब यही कहते हैं कि हमें महात्मा जी की जान बचानी है। आप व्रत के अपने उपवास को तोड़ दें। जो यहाँ सिख हैं वो पूरी तरह आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और अंत में राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी कहते हैं कि मैं आपको जनता की तरफ से ये अपील करता हूँ कि आप अपना उपवास छोड़ दें, और सभी लोगों की यही इच्छा है। गांधी जी सैकड़ों लोगों के सामने भाव विभोर हो जाते हैं और अभिभूत होकर के रो पड़ते हैं गांधी, और उस उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, आप लोग मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, आप लोग मेरी जान बचाने की सिर्फ कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। वे सभी बात सुशीला नैयर जोर जोर से उपस्थित जनता को उस समय दोहरा रही थी, और अंत में एक बार फिर सभी प्रमुख संगठन के लोगों ने गांधी से उपवास तोड़ने के लिए प्रार्थना की। गांधी जी अनशन तोड़ने की घोषणा कर देते हैं, यानी कि उनकी मान लेते हैं, और मौलाना आजाद के हाथों नारंगी का जूस पीते हैं और अपना अनशन तोड़ देते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये एक ऐतिहासिक अनशन था जो कट्टरता और सांप्रदायिक जहर थी, आग फैल रही थी, उससे वह रोकने में या असरदार तरीके से उसे ठंडा करने में सफल हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच यह आग ठंडी हुई थी या किसी दूसरे रूप में सुलग रही थी। कहने का तात्पर्य है कि 18 जनवरी को अनशन समाप्त हो जाता है, लेकिन जब ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में आग ठंडी हुई कि दूसरे रूप में सुलग रही थी, तो उत्तर हमारे सामने था। वो क्या था कि अनशन समाप्ति के ठीक दूसरे 2 दिन बाद 20 जनवरी 1947 की बात है, जब गांधी अपने प्रार्थना सभा में बोल रहे थे, तभी बगल के एक बगीचे से एक धमाके की आवाज आई। गांधी जी बोलते रहे और अपनी प्रार्थना सभा में अपनी बात समाप्त करके वो चले गए। अगले दिन पता चला कि वह धमाका जो था वह एक युवक द्वारा फेंका गया बम था। ये बात गांधी जी को पता चल गई थी। गांधी जी की जान को खतरा था, और जब गांधी जी दूसरे दिन फिर प्रार्थना सभा में आए, फिर अपनी बात कहते रहे, और उनका इशारा था कि मुझे अपनी जान को परवाह नहीं है। हम उनको सुरक्षा मुहैया कराने की जो बात सरकार द्वारा की गई उसे भी वो नहीं स्वीकार किए। कोई पुलिस कभी उन्होंने अपने आसपास नहीं फटकने दिया। और जब वो आए सामने तो अपनी प्रतिदिन की भांति अपनी प्रार्थना सभा में बिना कोई उस घोषणा के और पूर्व की घटना का जिक्र किए अपनी बात कहते हैं। लेकिन पूर्व की घटना क्या है इसे आप जानिए कि वो घटना थी कि जो बगीचे से जो बम फेंका गया था वह दिशाहीन होकर के किसी दीवार से टकरा कर फट गया था, और वो गांधी जी को लक्ष्य करके फेंका गया बम था, और वह व्यक्ति पकड़ा भी गया था। यहाँ नाम लेने की वो मदन लाल पाहवा जो बाद में जेल में बंद था। और गांधी जी कोई सुरक्षा नहीं लेते हैं, और इसी तरह अपनी प्रार्थना सभाओं में प्रतिदिन आते रहते हैं, और उनको अपनी विश्वास में तनिक भी विश्वास, सुरक्षा व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। अपने विचारों को लेकर इतने अडिग थे कि नित्य प्रार्थना सभा में वो आते रहे और अपनी बात कहते रहे। 29 जनवरी 1948 की शाम को 4-5 बजे सरदार पटेल से वार्ता अपने विश्राम स्थल पर करने के क्रम में विलंब से पहुंचते हैं प्रार्थना सभा में,
और विलंब से पहुंचने की ग्लानि को मन में लिए हुए जो ही वो पहुंचने हाथ जोड़ से जनता से माफी मांगने ही वाले होते हैं कि मैं विलंब से पहुंचा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अभी यह वाक्य कह भी नहीं पाए होते हैं, हाथ जोड़े हैं, तभी भीड़ के बीच से निकलकर उस भीड़ को चीरता हुआ एक सिरफिरा नौजवान सामने झुककर प्रणाम करने का नाटक करते हुए अपनी पिस्टल निकालता है और पिस्टल से गांधी जी के सीने में 3 गोलियां धड़ाधड़ दागता है और गांधी जी लहूलुहान होकर हे राम कहते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। गांधी जी गिर जाते हैं और गांधी जी की मृत्यु की खबर पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरह फैलती है कि लोगों को स्तब्ध कर देती है। पूरी दुनिया हक्का बक्का रह जाती है। हमारा देश कैसा देश है, देश के लोग से और पूरी दुनिया के लोग इस पर चकित होते हैं। और ये घटना जैसे ही पूरी दुनिया में फैलती है तो दुनिया भर से लोगों की टिप्पणियां भारत आने लगती हैं। गांधी के विश्व महामानव होने का वो संकेत देती हैं टिप्पणियां। और कितनी टिप्पणियां आते हैं तो फिशर लिखते हैं अपने कहानी जीवनी में, गांधी की जीवनी में, कि एक लंगोटधारी छोटे से आदमी की मृत्यु पर भारत के अधिकारियों के पास विश्व भर से 3441 संदेश प्राप्त हुए जो बिना मांगे आए थे। क्यों? क्योंकि गांधी एक नीतिनिष्ठ व्यक्ति थे। यह कहते हैं लुई फिशर। यहाँ हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणियों को आपके सामने रखना चाहेंगे, बहुत उसमें से कुछ टिप्पणियों को रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं जॉर्ज ऑरवेल की टिप्पणी को रखना चाहूंगा। जब कभी जॉर्ज ऑरवेल गांधी को दिखावटी इंसान कहा करते थे, अब वो एक महान संत के रूप में देख रहे थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, गांधी की हत्या बताती है कि अच्छा होना कितना खतरनाक है। फ्रांस के समाजवादी लियो ब्लम ने अपने उसमें लिखा कि मैंने गांधी को कभी नहीं देखा, मैं उनकी भाषा नहीं जानता, मैंने उनके देश में कभी पांव नहीं रखा, परंतु फिर भी मुझे ऐसा शोक महसूस हो रहा है मानो मैंने कोई अपना और प्यारा खो दिया हो। इस असाधारण मनुष्य की मृत्यु से सारा संसार शोक में डूब गया है। इसी तरह अमेरिकी संयुक्त राज्यों के राज्य सचिव जनरल जॉर्ज मार्शल ने कहा था कि महात्मा गांधी सारी मानव जाति की अंतरात्मा के प्रवक्ता थे। उपन्यास लेखिका पर्ल एस बक ने गांधी की हत्या पर कहा, यह ईसा की शूली के समान है। जापान में मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति जनरल डगलस आर्थर ने कहा कि सभ्यता के विकास में यदि उसे जीवित रहना है तो सब लोगों को गांधी का यह विश्वास अपनाना ही होगा कि विवादास्पद मुद्दों को हल करने में बल के सामूहिक प्रयोग की प्रक्रिया बुनियादी तौर पर न केवल गलत है बल्कि उसी के बीच आत्मविनाश के बीज भी विद्यमान है। सर शेफर्ड क्रिप्स ने लिखा, मैं किसी काल और वास्तव में किसी आधुनिक इतिहास को ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता जिसने भौतिक वस्तुओं पर आत्मा की शक्ति को इतनी जोरदार एवं विश्वासपूर्ण तरीके से सिद्ध किया हो। और मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो बहुत सारे टिप्पणियां गांधी के ऊपर उस समय भावुक होकर की थी। उसमें एक टिप्पणी यहाँ पर मैं बताऊंगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दृढ़ता से कहा कि गांधी ने सिद्ध कर दिया कि मक्कारी भरी खेल के द्वारा ही नहीं, यह छल छद्म और छल कपट मक्कारी भरी खेल के द्वारा ही नहीं बल्कि जीवन के नैतिकतापूर्ण श्रेष्ठतर आचरण के प्रबल उदाहरण के द्वारा भी मनुष्यों का एक बलशाली अनुगामी दल अपने साथ एकत्र किया जा सकता है। और अंत में मैं
लॉर्ड माउंटबेटन की उस टिप्पणी को यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जिसका जिक्र हल्का सा मैंने शुरू में किया था। और उनका जो बयान अक्षरशः था वो ये है कि ब्रिटिश हुकूमत अपने काल पर्यंत इस कलंक से बच गई। आपकी हत्या आपके देश, आपके राज्य, आपके लोगों ने की है। यदि इतिहास आपका निष्पक्ष मूल्यांकन कर सका तो वो आपकी ईसा एवं बुद्ध की कोटि में आपको रखेगा। कोई कौम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है जो अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक की छाती छलनी कर दे। ये तो निशंस बर्बर नरभक्षी कबीलों में भी नहीं होता है, और उस पर भी निर्लजता ये कि हमें इस कृत्य का कोई अफसोस तक नहीं है। ये वक्तव्य, ये उपरोक्त टिप्पणियां बताते हैं कि गांधी जी की प्रतिष्ठा पूरे विश्व भर में सत्य पर आधारित अहिंसावादी राजनीति करने वाले एक महानायक के रूप में बन चुके थे। साथ ही आइंस्टाइन के वक्तव्य से तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि विश्व की राजनीति में छल छद्म चालबाजी और धोखाधड़ी के स्थान पर सत्य और अहिंसा को गांधी ने प्रतिष्ठित किया। माउंटबेटन अपने वक्तव्य में ब्रिटिश हुकूमत को काल पर्यंत इस कलंक से बचने की दुहाई तो देते हैं, तो दूसरी तरफ यह तथ्य भी सामने रखते हैं कि आपकी हत्या आपके देश, आपके राज्य, आपके लोगों ने की है। तो क्या यहाँ ब्रिटिश हुकूमत द्वारा चली गई चालों पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं करते हैं? हालांकि माउंटबेटन यह भी कहते हैं कि यदि इतिहास आपका निष्पक्ष मूल्यांकन कर सका तो आपको ईसा और बुद्ध की कोटि में रखेगा। आखिर मूल्यांकन के दौरान ही तो यह तथ्य भी सामने आते हैं कि एंड्रयू रॉबर्ट्स ने अपने लेखन में यह लिखा था कि जब भी सख्त फैसले लेने की बात आई तब माउंटबेटन ने बेतुका फैसला लिया। उन्होंने प्रभावशाली तरीके से सांप्रदायिक संघर्षों को कुचलने में कोताही की। और एक बात और कि 1915 में ही, मतलब इतना पहले ही, जे वेल्डन द्वारा यह कह देना कि ब्रिटेन द्वारा यहाँ शांति प्रिय एवं प्रगतिशील सभ्यता की जो नींव रखी गई है वो हमारे जाने के बाद खत्म हो जाएगी और हिंदुस्तान परस्पर विरोधी धार्मिक और नस्ली समूहों की लड़ाई का अखाड़ा बन जाएगा। कहने का आशय है कि क्या लंबे समय से भारत के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बिछाए गए जाल को यह प्रमाणित नहीं करता, क्योंकि गांधी जैसा योद्धा अपनी पूरी लड़ाई सत्य और अहिंसा की जमीन पर लड़ रहा था। इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत को उसे झूठा करने की विफल कोशिशें जारी रहीं, जो वो असफल कोशिशें जारी रहीं जो कभी सफल नहीं हुई। परंतु यह भी तो सत्य है कि गांधी जी अपने अंतिम संघर्ष तक अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और अंग्रेजों को यह बताने में सफल रहे कि शांति, सद्भावना, सभ्यता और संस्कृति तथा समरसता के लिए संघर्ष में पवित्रता का शिखर क्या होता है। अपने देश और समाज में उत्तेजक हिंसा से सराबोर भीड़ के बीच भी वो निहत्था आपसी भाईचारा एवं प्रेम का पाठ पढ़ाता रहा। परंतु एक समय आ गया कि अंग्रेज द्वारा रचित वातावरण में सांप्रदायिक नशे में चूर एक सिरफिरे युवक ने गांधी जी की छाती गोलियों से छलनी कर दिया। शायद वह नहीं जानता था कि वह खुद ब्रिटिश हुकूमत की बड़ी व्यूह रचना का सबसे निचली कड़ी का एक छोटा सा मोहरा भर था और मूल्यों की लड़ाई लड़ने वाले गांधी ने अपने मूल्यवान हथियार अहिंसा को कभी नहीं छोड़ा और कभी सुरक्षा में एक सिपाही तक अपने पास फटकने नहीं दिया। गांधी जी की हत्या के बाद कट्टर हिंदुवादी शक्तियां तत्काल निश्चित रूप से वो कमजोर पड़ गई, क्योंकि गांधी जी की हत्या के बाद गांधी जी के समर्थन में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा वह यह साबित कर देता है कि गांधी जी अपने मिशन में एक हद तक सफल हुए। पूरे देश में एक ऐसी आबो हवा बहने लगी
जो भारत को एक कहते हैं कि समरसता की धारा में एक बहने के लिए बहने की दिशा में प्रेरित कर दी। और भारत में गांधी जी को बड़े पैमाने पर लोग प्यार करते थे, इस बात का सबूत भी मिल गया। पूरी दुनिया में इस बात का सबूत हमारे सामने आ गया। लोगों के हृदय में उनकी छवि एक संत महात्मा की थी, इसीलिए उनकी हत्या करने वाले लोगों का वजूद अपने आप काफी तत्कालीन समय में कमजोर पड़ गया। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए कि गांधी जी अपने जीते जी जो काम पूरा नहीं कर पाए थे, वह शायद अपने बलिदान के साथ वो एक समरसता के संदेश शायद गोली खाकर और वो देने में एक हद तक सफल रहे। अगर हम इसको अंत में एक बात यह कहें कि गांधी जी अपने जीवन के पूरे संघर्ष में सत्य और अहिंसा के सवाल पर जिस अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरे, उसमें फेल हुए या पास, यह तो विमर्श का हिस्सा आने वाले समय में भी बना रहेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि गांधी जी जो मैंने अपनी शुरू में स्थापना रखी थी, उन दो तीन जो कोटेशन थे, अंग्रेजों की जो मंशा थी कि इस देश को हमें सही हालत में छोड़कर नहीं जाना है, और शायद इसकी पहचान अकेले गांधी ने किया था। और गांधी जी के पास ही यह पहचान होने के कारण गांधी जी को अपने देश के भीतर भी लड़ना पड़ा और अंग्रेजों से भी लड़ना पड़ा। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें अपने इस मंच पर समय दिया। मैं इसके लिए आभारी हूं कि मैंने कुछ ज़्यादा समय ले लिया है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे इस टॉपिक के अंतर्गत ऐसी रखनी थी जिससे कि बात मेरी स्पष्ट हो सके। इस सत्य अहिंसा की जो अग्नि परीक्षा वास्तव में थी, उसमें गांधी जी फेल हुए या पास, ये सब तय आप सबके ऊपर, जनता के ऊपर है, जो हमेशा आने वाले दिनों में तय होता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।